मेरा नाम डॉक्टर उदेश शाह है और अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम मनी अबंडेंस का आज बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जो हम यूएसए न्यू जर्सी से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग अपने मोबाइल को साइलेंट में रखें और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके एक ध्यान करेंगे, सांसों का ध्यान करेंगे। इट्स अ सिंपल मेडिटेशन। वी हैव टू जस्ट क्लोज अवर आईज एंड फोकस ऑन आवर ब्रेथ। We are going to center ourselves by meditating for few minutes. Eyes closed and focus on your breath. Just be aware about your inhalation and exhalation. ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर, सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। Relax your body, relax your mind. Just experience this silence. Last few seconds, eyes closed and focus on breath. Totally relax.
Slowly and slowly you can open your eyes. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. Yes. So we'll stop the music and we'll start with the talk. बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है मनी का, एंड आई थिंक सो इट इज इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन. एम आई राइट? पैसा सबके लिए बहुत प्यारा है. कोई बता सकता है क्यों प्यारा है? व्हाई इट इज सो मच इंटरेस्टिंग अबाउट द मनी? व्हाट इट इज सो इंटरेस्टिंग? कुछ नहीं है. एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल थिंग. और आप बताइए राजेश. मनी इज नीडेड. यस. राइट राइट राइट. यस ध्रुवी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी? Yes, what's your name, brother? My name is Aditya. Aditya. Okay, tell me something about money. What do you believe about it? Money is something which is needed, but too much of it creates problems. Okay, good, good, good. Very nice. So many research we have done on money, and today I will try to summarize all those research which we have done since 27 years. And many new things today we'll understand, because everyone has learned to earn the money, but people have not learned how to handle the money and what are laws of money, right? तो आज हम चार चीज देखेंगे. चार प्रकार के लॉज हैं. फर्स्ट, द लॉ ऑफ एनर्जी. सेकेंड, देर आर लॉज ऑफ माइंड. थर्ड, लॉ ऑफ मनी. एंड देर इज फोर्थ, द लॉ ऑफ कर्मा. चार चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है एक पैसा कमाने के लिए. तो हम उसको आज समराइज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कि हमें ये बताया गया बचपन से कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे एजुकेशन लो, अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस होगा. एम आई राइट? ये एक नॉर्मल है, माँ बाप ने हमेशा कहा. तो हमने पढ़ाई लिखाई शुरू की, हमने शायद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया, अच्छा जॉब, बिजनेस सब कुछ कर लिया. लेकिन मनी के एथिक्स किसी ने नहीं बताया. जो अभी आप बता रहे थे कि मनी अच्छा भी है बुरा भी है, ये तो किसी ने नहीं बताया था. किसी ने ये नहीं बताया था कि मनी के साइड इफेक्ट्स भी है, ये किसी ने नहीं बताया था. तो हम तो यही सोच रहे थे कि पैसा आएगा जब हमारा अच्छा स्टेटस होगा, अच्छा जॉब प्रोफाइल होगी, या अच्छा टैलेंट होगा, इंटेलिजेंसी होगी, तो डेफिनेटली हम उसमें हमने अपनी लाइफ को स्टार्ट कर दी करके. लेकिन जब हम पैसे कमाने जाते हैं, आपने देखा बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत लगती है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले राजेश भाई भी मुझे कह रहे थे कि काफी 20-25 साल से न्यूयॉर्क में है और उन्होंने काफी स्ट्रगल किया मनी कमाने के लिए, राइट? संजय भाई भी कह रहे थे कल मुझे कि भी काफी साल हो गए, और यहाँ से आज वो बता रहे थे कि कितना ड्राइव करते जा रहे थे, 52 माइल्स आना, 7 और वापस आना. तो हमको ये कभी क्यों नहीं बताया कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल क्यों करना पड़ेगा ये भी नहीं बताया. सिर्फ पैसा कमाना ये बताया था, राइट? मतलब हम सभी को कहते हैं ना, पैसे कमाने के कुएं में डाल दिया, और हमको किसी को स्विमिंग नहीं आ रही, तो हम उसको कमा भी नहीं पाए शुरू शुरू में, और जब कमा पाए तो हैंडल नहीं कर पाए, और जब अच्छा पैसा आया तो तब तक शायद हमारी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होती कि हम उसको एंजॉय कर सके. मैंने कितने इन्वेस्टर्स देखे हैं, स्पेशली जब मैं पंचगनी इंडिया में जाता हूं, कि इतनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, बंगलों में, रिसोर्ट्स में, लेकिन वो खुद एंजॉय नहीं कर पाते. और कितने आपने यहाँ पे भी, यूएस में भी देखा होगा कि बड़े बड़े पैसे वाले मिलियनर लोग, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके. इज इट राइट? मतलब जब उन्होंने बड़े सपने देखे होंगे कि ये बीएमडब्ल्यू की ये मॉडल आनी चाहिए, या ये फरारी आनी चाहिए, गाड़ी आ भी जाती है, तब तक चलाने की ताकत नहीं होती, फिर ड्राइवर रखते हैं या सब सपोर्टर्स होते हैं करके. तो हमें आज यहाँ समझना है, पहले लॉ ऑफ एनर्जी को समझेंगे, फिर लॉ ऑफ माइंड को समझेंगे, फिर लॉ ऑफ मनी को समझेंगे, एंड लास्टली विल अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा. हम चार चीज समझेंगे. इज इट राइट? अब शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ एनर्जी का. आपने देखा है इंडियन करेंसी, यूएस करेंसी, यूरो करेंसी, दुबई करेंसी,
सिंगापुर करेंसी, हर एक में फर्क है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये करेंसी का फर्क क्यों है? इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब आज कितना, 78 है, 78 है। मतलब आप सोचो, एक कागज का नोट, 1 रुपये का इंडिया का, $1 यूएस का, और 78 रुपीज इंडिया का। मतलब इतना डिफरेंस कैसा है? अगर आप नेपाल में जाओगे तो रिवर्स है, इंडियन करेंसी कॉस्टली है और नेपाल की बहुत चीप है। इज इट राइट? सो हु डिसाइड्स इट? ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कौन सी कम? टेल मी, व्हाट यू थिंक? ये कौन डिसाइड करता है? हाउ इज इट डिसाइडेड? इकोनॉमिक्स, इट इज अ टर्मिनोलॉजी, अगर हम कहेंगे इट्स अ वर्ड। लेकिन इकोनॉमिक्स खुद तो नहीं है ना, इट इज अ सब्जेक्ट। एंड आई मीन टू से इट इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक पैटर्न होती है, एक एनर्जी लेवल होती है। यहाँ के लोगों की जो इंटेलिजेंसी है यूएस में, मतलब 78 टाइम्स मोर है, ऐसा माना जाएगा। दुबई में जाओगे तो उसकी एनर्जी लेवल अलग है, सिंगापुर में जाओगे तो अलग है। मतलब एवरी करेंसी का एक पार्टिकल एनर्जी होती है, एवरी करेंसी की, और वो पार्टिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, उससे उसकी क्या कहते हैं, कन्वर्शन डिसाइड किया जाता है, कितना यूनिट कन्वर्शन है उसका, ऐसा है करके। हम खुद डॉलर का रेट्स कम ज्यादा नहीं कर सकते, हम यूरो पाउंड का कम ज्यादा नहीं कर सकते। कर सकते हो आप घर पे बैठे बैठे? नहीं कर सकते हो। आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? आप अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हो, और वही आज हम सीखेंगे कि खुद की एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाना। बिकॉज मनी इज अ सिक्स्थ एलिमेंट। हम लोग 5 एलिमेंट से बने हैं। जब हमारी 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 एलिमेंट बैलेंस्ड होगी और हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, तो इतना मनी हमारे पास ज्यादा आएगा। और जितनी हमारी खुद की एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, वी आर आउट ऑफ द मनी सीनेरियो। समझ में आ रहा कि नहीं? 2008 में जब मैं यहां पे आया था, तभी बहुत रिसेशन भारी था। और कल मुझे मेरे यहाँ पे एक अंकल ने बताया कि अभी वापस वही रिसेशन भारी वाला यहाँ पे आने वाला है। तो जब रिसेशन आता है, तब जिनकी एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग है उसको रखा जाता है, और जिनकी एनर्जी लेवल डाउन है, ही इज वॉकड आउट। फिर उसकी डिग्री नहीं देखते, वो कितने साल से यहाँ पे, वो भी नहीं देखते हैं करके। तो वो सामने वाला इंसान जो रेज्यूम करता है ना, वो एनर्जी को सेंस करता है, वो हमारे परफॉर्मेंस को सेंस करता है, वो हमारी इंटेलिजेंस को सेंस करता है। वो ये देखता है कि ये मेरे लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा कि मैं इसको रखूं, और कितना इससे लॉस होगा तो इसको मैं निकालूं। एम आई राइट? यही होता है ना रिसेशन में। अगर 10 में से 2 को रखना है और 8 को निकालना है, तो वो लोग क्या करेंगे? यही देखेंगे ना कि पास्ट में इस किसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा था, और परफॉर्मेंस कौन ज्यादा दे सकता है, इसका अगर हम यहां पे देखेंगे, तो यहां पे आता है लॉज ऑफ मनी। अब एनर्जी का समझ में आया? हम एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय डूइंग सम मेडिटेशन, बाय डूइंग सम योगा, बाय डूइंग सम हीलिंग। तब हम अभी, या हम कुछ रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ डाइट लेंगे तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी करके, राइट? तो दिस इज अबाउट द एनर्जी। जो इंसान अपनी अच्छी, जैसे अमिताभ बच्चन की एनर्जी अच्छी है, आज भी वो काम कर रहे हैं। लता मंगेशकर ने इतने साल काम किया, सचिन तेंदुलकर देखो, या ये जितने भी बड़े, या नरेंद्र मोदी देखो, इंडिया में आपके यहाँ पे भी जितने लोग भी हैं, जिनकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है, उनके पास मनी आता है। जिनके पास एनर्जी लेवल डाउन, जिनकी एनर्जी डाउन हो गई, दे आर आउट ऑफ द मनी सिनेरियो। समझ में कि नहीं? और आपने देखा होगा, स्पेशली जब लोग के अंदर फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन आता है, उनकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। एम आई राइट? या जिनकी एनर्जी लेवल डाउन होती है, तो उनकी हेल्थ भी डाउन हो जाती है, और जब हेल्थ डाउन होती है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। हैव यू नोटेड दैट? तो वो आदमी इतना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है जो पहले देता था, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम हो गई, राइट? सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ एनर्जी। नाउ विल स्पीक अबाउट द लॉ ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लॉ ऑफ मनी को लॉ ऑफ माइंड दोनों के साथ जोड़ देंगे, दोनों को इंटीग्रेट करके देखेंगे।
तो हमें समझ में आएगा करके। हमें ये चार चीज चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम, इंटेंशन, डायरेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, ये चार चीज चाहिए मनी को कमाने के लिए। हम एक एक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सबको पूछा कि आप मनी के बारे में बताओ, आपने अपना अभिप्राय दिया, मतलब आपने अपनी बिलीफ सिस्टम बताई। आपने बोला मनी अच्छा भी है बुरा भी है, आपने बताया कि मनी एक लेवल के बाद बुरा भी है, इज इट राइट? आपने कहा भाई मनी बहुत जरूरी है। तो बिलीफ सिस्टम कहां से आती है? हमारे डीएनए से आती है, हमारे पेरेंटल कल्चर से आती है, हमारे ट्रेडिशन से आती है, हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम आई। इज इट राइट? हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला नहीं तू बहुत कुछ कर सकता है, तो एक अलग बिलीफ सिस्टम है। हमारे पेरेंट्स तू कुछ नहीं कर सकता है, तू वैसे भी नालायक है, गधा है, मुझे नहीं लगता तू कभी कमा पाएगा, तो एक बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर आ जाती है कि सही में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इज इट राइट? तो पहला फैक्टर क्या है? हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स, वो लोग कितने पोटेंशियल थे और उन्होंने हमारे अंदर कैसे थॉट्स डाले। मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे, मेरे भाई के अंदर ये थॉट्स डाला, नहीं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो डॉक्टर बन सकते हो, तुम हमेशा बेस्ट रहोगे, ऐसे थॉट्स डाले, जबकि हम बिल्कुल बेस्ट नहीं थे। स्पेशली मैं तो नहीं था, मेरा बड़ा भाई तो बहुत बेस्ट था एजुकेशन में, लेकिन ये थॉट्स डालते डालते ना हम सच में बेस्ट बन गए, है ना? तो नॉर्मली पेरेंट्स, कुछ लोग हमेशा क्या कहते हैं, डीमोटिवेट करते, तू कुछ नहीं कर सकता है, तुझे तो एक दिन वॉचमैन बनना पड़ेगा, तुझे तो ऐसा करना पड़ेगा, राइट? और कुछ पेरेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं, राइट? लेकिन इसमें दो एक इश्यू है। एक तो है जो कॉन्शियसली पेरेंट्स अच्छी बातें बोलते हैं बच्चों के बारे में, अंदर से सोचती है कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे भी होते हैं कि नहीं? और कुछ उल्टा होता है, बाहर से बहुत बुरा बोलते हैं लेकिन अंदर से लगता है एक दिन सही में कुछ करेगा, दैट इज देयर सबकॉन्शियस माइंड। इज इट राइट? तो आपको यहां समझना होगा कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों तरीके से आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है। उसके बारे में कॉन्शियसली भी उसकी निंदा नहीं करनी है, टीका नहीं करनी है, टॉन्टिंग नहीं करनी है। बाहर कोई अगर लोग आपके घर में आते तो ये मत बोलना है नालायक है, पढ़ाई नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, उसकी कभी कंप्लेन नहीं करनी है। तो ऐसे बच्चे ना पेरेंट्स से धीरे धीरे दूर चले जाते, क्योंकि उनसे टॉलरेट नहीं होता कि मेरे बारे में मेरे ऐसे अपमान करते। हमें तो लगता है ऐसे बोलने के बाद शायद ये पढ़ाई करेगा, कुछ करके बताएगा, बट उल्टा होता है। इज इट राइट? उसके बाद दूसरे जो होते हैं कि वो सबकॉन्शियसली उसको कुछ नहीं समझते, कॉन्शियसली सिर्फ उसकी तारीफ करेंगे, लोगों के सामने तारीफ करेंगे, बच्चे की तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर से लगता है बुद्धू है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, डल है, डब्बू है करके, है ना? ऐसे नॉर्मली वर्ड्स हम यूज करते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है, उसकी बिलीफ सिस्टम ऐसे होती है कि सही में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बिकॉज हमारी डीएनए के साथ बच्चे और पेरेंट्स की ट्यूनिंग होती है। जो आप सोचते हो वो ट्यूनिंग उसमें जाएगी 100%। जो आप नहीं नेगेटिव सोचते हो तो ये ट्यूनिंग, ये तरंगे, ये वेव्स, ये फ्रीक्वेंसी उसी के अंदर जाएगी। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर किड्स, योर पेरेंट्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। ये चीज ध्यान में रखो। और ये सिर्फ यही अप्लाई नहीं होता है, अगर आप बिजनेस करते हो और आपके अंडर में एम्प्लॉयज हैं, जो भी सैलरी बेस्ड आपके अंडर में, उनके बारे में भी आपको इतना ही पॉजिटिव कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली सोचना पड़ेगा। बिकॉज आपका ये न्यूक्लियर ट्रांसमिशन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। जो भी आप यहां सोचोगे वो वेव्स, तरंगे उसमें जाएगी और वो उतना काम करेगा। और यूएस में आज 78 रुपीज ज्यादा क्यों है डॉलर का, इसका ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं, यहाँ लोग स्पेस से रहते हैं। ये स्पेस है ना, इंडिया में नहीं मिलता, जो यहाँ पे मिलता है लोगों को। दिस इज राइट? मनी कहाँ ग्रो करता है, जहां बिलीफ सिस्टम कहाँ ग्रो करती है, जहां उसको स्पेस मिलती है। जहां स्पेस नहीं मिलती ना, हम उलझते रहते, झगड़ते रहते, लड़ते रहते, और हम एक दूसरे की टांग खींचते। यहाँ स्पेस मिलता है। आप गाड़ी भी चलाते हो तो भी सामने वाले को पहले स्पेस देते हो। आप रोड पे भी चलते हो तो आप देखना गाड़ी वाला आपको स्पेस देगा। आप घर में भी किसी के रूम में इंटरफियर नहीं करते हो, अपने बच्चे भी होंगे, नेबर्स तो छोड़ दो करके। मतलब ये स्पेस जो है ना, ये यूएस वाले जानते हैं करके। मतलब फोन भी करेंगे तो पहले पूछेंगे डू यू हैव 2 मिनट्स टाइम, कैन आई स्पीक टू यू। इंडिया में ऐसे कोई पूछेगा? 1 घंटे बाद बोलेगा तेरे पास टाइम है ना मेरे साथ बात करने के लिए। इज इट राइट? सी कैसे है, जहां स्पेस देते हैं ना वहां ग्रो होता है। आप सोचो, एक पेड़ पौधा आपने लगाया और उसको आपने एक प्लास्टिक शीट डाल दी उसके ऊपर, वो ग्रो होगा? हाँ, ग्रो नहीं होगा। उसको आप खुला छोड़ दो तो पेड़ कैसा उगेगा कि नहीं?
राइट? तो थॉट्स को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए और इंडिया में वही नहीं मिलता, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा, हमने ये देखा है कि यहाँ की बिलीफ सिस्टम मॉडर्नाइज्ड है। मॉडर्नाइज्ड मतलब एजुकेशनल जिसको हम कहते हैं, और वहां पे जो बिलीफ सिस्टम है वो रिलीजियस है। अब रिलीजियस बिलीफ क्या है? पैसे को हाथ मत लगाना, पैसा सबकी जड़ है, पैसों की वजह से ही प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, जितना पैसे में तू ज्यादा उलझेगा ना, तू मोह में आ जाएगा, माया में आ जाएगा, तू मोक्ष से दूर हो जाएगा करके। इज इट राइट? तो हमें एग्जाम्पल भी कैसे देते हैं? जीसस का देते हैं, सॉरी बुद्धा का देते हैं, महावीर का देते हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनका एग्जाम्पल हमारे घर में देते हैं करके, कि उन्होंने छोड़ा तब देखो उनको सुख शांति मिली, मोक्ष मिला। तुम जब तक पैसों का मोह नहीं छोड़ोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां की बिलीफ सिस्टम ऐसी है। इज इट राइट? मतलब सबकॉन्शियस में बिलीफ सिस्टम ऐसी डाली है, और कॉन्शियसली पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं जा कमा, बहुत पैसा कमा। कैसे कमाएगा वो? अंदर उसका क्या डाला है? त्यागना, छोड़ना। और कॉन्शियसली क्या बोलते हैं? जा कमा, कुछ तो कर, कुछ तो कर करके। सो सी, दिस इज द रिवर्स। मतलब हम जब अनसक्सेसफुल होते हैं ना, तो हमको पंडितों के पास ले जाते हैं, इंडिया में महाराजों के पास लेके जाते हैं, और महाराज खुद बोलते थे कि आज मैं सुखी क्यों हूं? क्योंकि मैं ये संसार की माया से मुक्त हूं। तू संसार में उलझा हुआ है ना पैसे के चक्कर में, इसलिए तू दुखी है। हमारा डिफरेंस देखा यहाँ पे? यहाँ मुझे बताओ, वेस्टर्न कंट्री में कोई अपने बच्चों को ले जाता है महाराज के पास धागा पहनाने के लिए? कोई प्रीस्ट के पास, फादर के पास ले जाएगा कि ये कमा नहीं रहा है, इसको थोड़ा ब्लेस करो? कभी बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज उन्हें समझ में आता है कि इसे स्पेस दे के अपनी तरफ से ग्रो करना है करके। इज इट राइट? अब यहां डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब और एक चीज यहां पे मैं आपको बताता हूं, डिफरेंस क्या है। देर आर 7 टाइप्स ऑफ सोल्स, जो एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा में आता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा एक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देर आर 7 टाइप्स ऑफ सोल। इसको कहते हैं इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसीडेंटल एंड इन्फिनिट। 7 प्रकार के सोल हैं। वेस्टर्न कंट्री में नीचे के दो सोल लेवल नहीं है, मैंने स्टडी किया है। यहाँ पे इन्फेंट सोल, बेबी सोल नहीं है। ये टाइप की जो सोल्स है ना, जो घर गृहस्थी के ग्राउंडिंग काम करते हैं, है ना, क्लीनिंग करना, कपड़े धोना, यूटेंसिल्स धोना, ये सब यहाँ वेस्टर्न वालों ने मशीनरी से रिप्लेस कर दिया है। इज इट राइट? मतलब हमें वो लोअर सोल लेवल नहीं मिलेंगे। इंडिया में आपको वो सोल लेवल ज्यादा मिलेंगे, इन्फेंट सोल, बेबी सोल ज्यादा मिलेंगे। यहां मैक्सिमम यंग सोल लेवल से स्टार्ट होती है करके। तो उनकी बिलीफ सिस्टम थोड़ी इवॉल्व होगी कि नहीं? डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब यहां अगर आप आते भी हो बहुत लो फाइनेंशियल स्टेटस लेके भी, या हाई फाइनेंशियल स्टेटस लेके भी, लेकिन दोनों तरीके में आपको ग्राउंडिंग वर्क सबको करवाना पड़ेगा। सबको अपने अपने घर के काम करने, कुकिंग करना है, वॉशिंग करना है, यूटेंसिल सफाई करनी है, वीकेंड में यही सब ग्राउंडिंग काम करना है। 5 दिन आप बहुत हाई पोजीशन पे काम करते हो, 2 दिन सैटरडे संडे आप अपने घर में ग्राउंडिंग का काम करते हो। इंडिया में कोई करता है ग्राउंडिंग का काम? कोई नहीं करता है। वो ग्राउंडिंग का काम या तो अपनी वाइफ से करवाते हैं, या तो अपने सर्वेंट से करवाते हैं। तो वो उनका ईगो लेवल हमेशा मेंटेन रहता है करके। अब समझ में आ रहा है यहाँ डिफरेंस? है ना? तो यहां नीचे के 2 लेवल गायब कर दिए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने इतना इसको महंगा रखा है, 78 टाइम ज्यादा रखा है, कि आपको मतलब अभी आप बनारस में जाओ, ऐसे जगह पे जाओ जहां 1-1 रुपया, 2-2 रुपया वो लोग लेते हैं, और पूरा 10 रुपया लेते हैं, या पूरा दिन उससे चल जाता है। चल जाता है, बिकॉज वो लेवल ही वैसा है उनका। यहाँ पे इतने कम अमाउंट में आप सरवाइव कर पाओगे? मेरे को बताओ। हाँ, नहीं कर पाओगे। तो इंटर की गवर्नमेंट ने जानबूझकर क्या किया है कि लोअर सोल लेवल की मेंटेलिटी, बिलीफ सिस्टम वाले पब्लिक को यहाँ रखा ही नहीं है। या आपके पास जो प्लम्बर भी आता है, इलेक्ट्रिशियन भी आता है, आप अपॉइंटमेंट लेते हो, ईमेल करते हो, फिर उसका जो मिनिमम कंसल्टिंग अमाउंट होता है वो आप उसको देते हो, फिर वो आपके पास आएगा। तो डिफरेंस है कि नहीं? समझ में कि नहीं? मतलब एवरीथिंग इज सो मच डिसिप्लिन, इतना कहने की बात है करके। तो आई होप द बिलीफ सिस्टम इज क्लियर टू यू। फर्स्ट क्लियर है? नाउ सेकंड, इंटेंशन। यहां पे इंटेंशन क्या है कि हमें अपने आप के स्टेटस को बढ़ाना है, मेंटेन करना है अपने आप को। ईस्टर्न कंट्री में इंटेंशन क्या होता है कि मुझे लोगों को बताना है, दुनिया को बताना है कि मैं क्या कर सकता हूं। इज इट राइट? यहां लोग अपने लिए काम करते हैं,
वहां पे ईस्टर्न कंट्री इंडिया में लोग दिखाने के लिए काम करते हैं। दोनों में फर्क है कि नहीं, इंटेंशन में फर्क है कि नहीं। यहाँ आप अपने आप को शार्प करते हो, ये भी सीखते हो, ड्राइविंग भी सीखते हो, हर चीज यहाँ सीखते हो, रूल्स रेगुलेशन सीखते हो, हर चीज यहाँ सीखते हो। वहां पे लोग क्या करते हैं ना, वो चीजें नहीं सीखते हैं जिससे इनकी खुद की प्रोग्रेस हो, ऐसा है करके। वहां छोटे छोटे कामों के लिए आप किसी को हायर कर दोगे, यहाँ पे आप हायर नहीं करते, आप सोचे चलो मैं खुद ही सीखूं, एंड यू आर लर्निंग दैट पॉइंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। आप किसके लिए कमाते हो? आप अगर अपने क्या कहते हैं, अपने एजुकेशन के लिए या अपने इवॉल्वमेंट के लिए अगर कमाते हो, इंटेंशन रखते हो, तो डेफिनेटली आप वेस्टर्नाइज्ड हो। और अगर सिर्फ आप घर गृहस्थी के लिए या फैमिली चलाने के लिए या सोसाइटी को दिखाने के लिए कमाते हो, तो आप ईस्टर्नाइज्ड हो। डिफरेंस आ गया कि नहीं? यहाँ हर मतलब 75 एज का बंदा भी अपने आप को प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है और कुछ नया नया सीखता है। इंडिया में लोग 45-55 के बाद कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते। उनका एक सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया और उसी से वो चलते। दे आर नॉट रेडी टू ब्रेक देयर रूटीन, दे आर नॉट रेडी टू ब्रेक देयर पैटर्न। इज इट राइट? तो इंडिया में भी बॉम्बे जैसी जगह है जहां पे वो वेस्टर्न कल्चर है, जहां पे लोग रोज 10,000 लोग आते हैं और सिर्फ 2% लोग सरवाइव करते हैं। 98% पब्लिक वापस चली जाती है अपने नेटिव प्लेस पे, बिकॉज वो वेस्टर्न कल्चर से चल रहा है बॉम्बे। इतना फास्ट ग्रोइंग, मतलब ट्रेन में जाना, धक्के खाना, इतना मतलब पोटेंशियलिटी डालना, टैलेंट डालना, एनर्जी डालना, इतना रिस्पेक्ट करना, इतना स्पेस दे के ये करना, ये बाहर के लोगों, मतलब गांव के नेटिव के लोगों को नहीं आता है। तो दे कैन नॉट सर्वाइव इन मुंबई। इज इट राइट? तो सेम यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ लोग कौन सरवाइव करेगा? जो सब डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए तैयार है, एनर्जी बढ़ाने के लिए तैयार है, स्पेस देने के लिए तैयार है, वो अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए तैयार है, अपनी खुद पैटर्न तोड़ने के लिए तैयार और अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार है। इंडिया में कोई किसको अपडेट नहीं करता है। एक बार जिसके हाथ में डिग्री आ गई, चाहे डॉक्टर इंजीनियर भी है ना, वो अपने आप को अपडेट नहीं करते। वो अपना बस उसी डिग्री के लेवल से, उसी नॉलेज से वो पूरी लाइफ निकाल देते। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लोग एग्जाम देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो आई होप द इंटेंशन इज क्लियर, राइट? थर्ड इज द डायरेक्शन। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एनर्जी का काम करता है कि जहां पे आप फोकस करोगे वहीं पे ग्रो होता है, राइट? आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया कि आपके पास बीम ग्लास होती थी और आप पेपर के ऊपर रख के पेपर को जलाते थे। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया? कागज को जलाते थे। व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? हाँ, फोकस और डायरेक्शन। द बीम ऑफ द सनलाइट, वो एक पॉइंट पे पेपर पे आती थी तो पेपर जल जाता था, राइट? और अगर उस लाइट को स्प्रेड करते थे तो पेपर नहीं जलता था, वो एक ही पॉइंट पे जलता था। इज इट राइट? आपने अर्जुन का भी देखा, उसने अपने बाण तीर को सिर्फ मछली की आंख में ही मारा था। ही वॉज सो मच फोकस्ड। तो ईस्टर्न कंट्री वाले फोकस नहीं है, दे आर कंफ्यूज्ड। ये करूं वो करूं, ये जॉब करूं वो जॉब करूं, ये बिजनेस करूं वो करूं। यहां पे लोग कंफ्यूज नहीं होते वेस्टर्न में। अगर कंफ्यूज है तो टिक नहीं पाते। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एनर्जी आ गई, आपका इंटेंशन क्लियर है, पॉजिटिव है, आपकी बिलीफ सिस्टम भी अच्छी है, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है ना, तो आप कमा नहीं पाओगे। ये चीज भी ध्यान रखना। आप अगर नेगेटिव चीजों पे अपनी फोकस करते हो तो आप पूरे ड्रेन हो जाते हो। समझ में कि नहीं? आपको फोकस रखना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन कंप्लीट, बस मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। इससे क्या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये पहले सोचना है। लोग उल्टा करते हैं। लोग स्टेप लेने के बाद सोचते हैं मैं, मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो यहां लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं फिर एक्शन लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं। इंडिया में लोग क्या करते हैं, पहले एक्शन लेते हैं फिर सोचते हैं, और इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब वहां पे लोग कैसा है, पहले बस जंप कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई टैलेंट नहीं, नॉलेज नहीं। जैसा अभी आप आरटीओ में जाओगे वहां पे, तो कोई भी लाइसेंस लेने आ जाता है वहां पे। आपके यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा ऐसा, ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ, नहीं मिलेगा ना। आपके यहाँ पे सब आपको मतलब पढ़ के जाना पड़ेगा, सब
लॉज आपको पता होने चाहिए हर चीज के, साइंस के, सिग्नल्स के, सब चीज। उसके बाद आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एग्जाम अपियर करना है, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम। मतलब कितना प्रिपरेशन के बाद वहां पे जाना पड़ता है, मतलब कितना आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि अब ये करना, ये करना, ये करना है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग जंप करते हैं और लोग वहां फेल हो जाते हैं, बिकॉज पहले से कोई इनका डायरेक्शन नहीं था, कोई इनका प्लानिंग नहीं था, कोई इनका प्रोटोकॉल नहीं था, कोई इनका मॉड्यूल नहीं था। आप समझ रहे हैं? यहाँ हर चीज मॉड्यूल से होता है कि इस तरह से जाना है, इस तरह से करना है। तो इसमें फर्क है कि नहीं? राइट। एंड लास्टली द यूटिलाइजेशन। मैंने पहले ही आपको बोला कि यहाँ के लोग जो कमाते हैं ना, वो यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इसलिए करते हैं ताकि खुद का प्रोग्रेस हो, खुद का प्रोग्रेस हो। वहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे लोग स्टेटस के लिए करते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं, बह जाते हैं करके। तो आपको भी यही करना होगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी प्रॉपरली। आप लोग यहाँ प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हो कि नहीं? थोड़ा भी आपके पास ज्यादा मनी है तो आप कैसे प्रॉपरली, अभी यहाँ पे आपका कॉस्को में अगर पेट्रोल थोड़ा सस्ता मिलता है तो आप यूटिलाइज करते हो कि नहीं, कि भाई 20 सेंट्स भी अगर कम मिलेगा तो वहां जाओगे करके। इज इट राइट? तो ये कितना यूटिलाइजेशन का इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आप बचाते हो, कहाँ पे आप खर्च करते हो। मुझे एक छोटा एग्जांपल याद है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। 2008 में जब मैं यूएस में आया था, मैं और मेरी भाभी हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। उन्होंने कुछ अपना एक कपड़ा लिया होगा कॉस्को से, और लेने के बाद 15-20 दिन तक तो ऐसा ही उन्होंने कपड़ा अपना रख लिया। और कुछ दिन के बाद उन्होंने पहनने के लिए निकाला तो देखा कि टैग नहीं निकला हुआ था, और वो कुछ $70 का कपड़ा था करके। तो उन्होंने देखा वो टैग नहीं निकाला। आपके यहाँ पे टैग निकालना पड़ता है ना, ऐसा है। तो हम लोग वापस गए उस मॉल में और हमने उनको बोला कि ये टैग नहीं निकाला है, हमने ऑलरेडी पे किया, बिल भी लेके गए उनके पास। तो उन्होंने वो टैग को निकाला और उन्होंने बोला कि आज यहाँ सेल लगा हुआ है, तो ये $50 में मिलता है, आप एक काम करो, ये कपड़ा आप हमको वापस $70 में दे दो, और आप $50 में ये कपड़ा वापस ले लो। आप बताओ, इंडिया में कोई ऐसा बताएगा? राइट? इंडिया में कोई बताएगा ऐसा? कोई नहीं बताएगा। तो हमने बोला, पहले तो उन्होंने पूछा यू वांट टू सेल इट, हमने कहा नहीं नहीं, हमें रिफंड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये टैग निकालना है। तो उन्होंने बोला नहीं, आज $20 कम है, यू प्लीज गिव इट अस बैक, ऐसा है करके। फिर मुझे एक एग्जांपल याद है कि मैं और मेरा भाई यहाँ पे एक गार्डनिंग के लिए हमने पाइप लिया था $32 का, और हम घर गए अपने घर पे और हमने गार्डनिंग के लिए उस पाइप को यूज किया। 3 दिन बाद हम जब दूसरे मॉल में गए, वहां पता चला $25 का वो पाइप है करके। हम पहले वाले मॉल में वो पाइप को हमने $32 में वापस दिया, और सेकंड में हम $25 में हमने लिया। इंडिया में अलाउड है ये? यूज की हुई चीज अलाउड है? मुझे बताओ। सो यहाँ बिजनेस सर्विस का है, समझ में, के कस्टमर के हैप्पीनेस का है, खुश करने का है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग किसी भी तरह से कस्टमर को चीट करते हैं, मतलब कितना भी पहचान का हो, वो कभी ऐसा सोचते नहीं कस्टमर का फायदा क्या होगा। समझ में कि नहीं? तो एक चीज हमेशा आप ध्यान रखो, आप अगर हाउस वाइफ हो या बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, मैं हमेशा उल्टा कहता हूं कि अगर आप जॉब करते हो तो यू वर्क लाइक यू आर अ बॉस, तो आप बहुत अच्छा काम करोगे। और अगर आप बॉस हो तो आप एम्प्लॉय के जैसे काम करो, तो आप बहुत अच्छा काम करोगे। आप सोच के देखना ये पॉइंट पे। एम राइट? मतलब जब आप कहीं पे नौकरी करते हो ना, तो बॉस के जैसे करना, तो आप 8 घंटा नहीं 10 घंटा काम करोगे, 12 घंटा काम करोगे। और जब आप बॉस हो ना, तो आप एम्प्लॉय के जैसे काम करना, तो आप ग्राउंडेड रहोगे। आपको शर्म नहीं आएगी, छोटा छोटा काम करना और सामान उठाने के लिए भी आप उठा लोगे, क्योंकि आप ये नहीं बोलोगे मैं बॉस हूं करके, आप बोलोगे मैं भी एम्प्लॉय हूं। सो ये जो चीज है ना, ये सक्सेस देने के लिए एक बहुत बड़ा एक फॉर्मूला है। ये लोग नहीं समझते। जहां लोग एम्प्लॉय कर मतलब रहते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना, वहां लोग सोचते हैं मुझे तो 8 घंटा ड्यूटी, मतलब इंडिया में कैसा है, पंच कर देते, बायोमेट्रिक्स कर देते, अंदर एंटर होते, फिर यहाँ वहां टाइम पास करते हैं, और जैसा 8 घंटा हुआ वापस बायोमेट्रिक्स करके बाहर निकलते हैं। बीच में वो सिर्फ 5 या 6 घंटा ही काम करते हैं, 2-3 घंटा तो लोग यहाँ पे टाइम पास करते हैं। लोगों को ये नहीं समझता कि जितनी आपने मतलब लगन से, दिल से काम किया है ना, एक्चुअली आप उतने ही वैल्यू मतलब डिजर्व करते हो पैसा कमाने के। यू आर नॉट वर्किंग फॉर अदर पीपल, यू आर वर्किंग फॉर योर ओन। अगर आप खुद के लिए काम करते हो तो पूरे दिल से करो। जब मैं
95 से 98 रामकृष्ण मिशन में जॉब करता था, मुझे 750 रुपए पगार थे और मुझे 8 घंटा ड्यूटी दी गई थी। मैं 24 घंटा काम करता था, तो सब मुझे बोलते थे, क्योंकि हम 45 डॉक्टर्स थे, 75 बेड का हॉस्पिटल था, तो सब मुझे डॉक्टर्स बोलते थे 8 घंटे की ड्यूटी है तो ज्यादा क्यों कर रहा है, पगार तो इतना ही मिलने वाला है, तुझे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं, एक्सपीरियंस तो ज्यादा मिलेगा कि नहीं। तो मैं सेकंड शिफ्ट करता था, मैं थर्ड शिफ्ट करता था करके, तो 3 साल जो मैंने जॉब किया ना, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस मिला मेडिकल का। और मेरे दूसरे जो कलीग थे, जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, वो लोग 8 घंटे की जगह 6 घंटा काम करते, किसको पता चलता है, बीच बीच में अपने रूम में जाके सो जाते थे। आज उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट हो रहा है करने के लिए। समझ में आता है ना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने लिए काम करते हो ना, आप कभी भी थकोगे नहीं, आपकी एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगी करके। मतलब ऐसा नहीं है कि बस मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, नहीं, आपको नॉलेज भी साथ में कमानी है, आपको हेल्थ भी कमानी है, आपको एनर्जी भी कमानी है, और आपको एक्सपीरियंस कमाना है। यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। इंडिया में जिसके पास नॉलेज ज्यादा है ना, वो सोचता है मेरे पास इनफ है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट करता है करके। इज इट राइट। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हो और कुछ गलत भी कर लेते हो और गलत का भी एक्सपीरियंस लेते हो, तो वो एक्सपीरियंस आपको सही करने में काम करता है बाद में। एम आई राइट। तो यहां पे कभी भी ये मत सोचना कि मुझे गलत का एक्सपीरियंस नहीं लेना है, इवन नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आपको लेना पड़ेगा, तब आपकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा अब मुझे लगता है लॉ ऑफ एनर्जी हम समझ गए, लॉ ऑफ मनी, लॉ ऑफ माइंड समझ गए। अब लॉ ऑफ कर्मा समझते हैं, लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ कर्मा समझने के लिए पहले आपको ये दो नाड़ी समझनी पड़ेगी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी समझनी पड़ेगी। आपको पता है ये नाड़ी क्या होती है? हैव यू नो, डू यू नो व्हाट इज दिस नाड़ी कॉल? नहीं, ये नाड़ी क्या है, इसे इट इज अ नॉस्ट्रल ब्रेथ। आप सांस लेते हो कि नहीं, यहां से लेते हो, यहां से लेते हो, राइट। तो नॉर्मली हमें नहीं पता कि हम राइट से सांस ले रहे कि लेफ्ट से ले रहे, डोमिनेटिंग कौन सा है हमारा नॉस्ट्रल, किसी को नहीं पता है, राइट। अब मैं आपको इसका साइंस समझाता हूं, ये बहुत डीपर साइंस है। जब आप राइट नाक से सांस ज्यादा लेते हो ना, दिस इज अ सूर्य नाड़ी, दिस इज अ चंद्र नाड़ी। जब आप इससे सांस लेते हो तो दिस इज कनेक्टेड विथ योर लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन। और जब आप लेफ्ट से सांस लेते हो, दिस इज कनेक्टेड विथ योर राइट ब्रेन, दिस इज अ चंद्र ब्रेन, दिस इज अ मून, एंड दिस इज अ सन, इट इज अ क्रॉस, क्रॉस है इसमें, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, या तो अपने पास साइंस है, मैथ्स है, या आर्ट्स है ना। नॉर्मली तीन फैकल्टी हम बोलते हैं ना। साइंस और मैथ्स होता है ना, वो सूर्य नाड़ी से चलता है, और जो आर्ट्स है ना, वो चंद्र नाड़ी से चलता है। क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक चीजें हैं, इज इट राइट। सिंगर है, म्यूजिशियंस है, डांसर्स है, ड्राइंग पेंटर्स है, ये सारे चंद्र नाड़ी वाले आते हैं, राइट। जो लोग एजुकेशन लेते हैं ना, मतलब जो लोग डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारे सूर्य नाड़ी वाले होते हैं। सूर्य नाड़ी का मतलब है मस्कुलाइन एनर्जी, चंद्र नाड़ी का मतलब है फेमिनाइन एनर्जी। अब क्लियर हो गया आपको दो चीजें। आपके पास अगर दोनों नाड़ी की पोटेंशियलिटी है, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम बोलेंगे ये डॉक्टर भी है लेकिन ये क्रिएटिव भी है, तो आपको नहीं लगता उसकी वैल्यू ज्यादा है? इज इट राइट। मतलब अगर फीमेल है जो चंद्र नाड़ी से चलती है आज के जमाने में, वो उसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी है, तो वो जॉब भी अच्छा करती है, एजुकेशन भी अच्छा लेती है, मतलब ऑफिस में काफी एम्प्लॉय को संभालती है, बिजनेस संभालती है। तो मतलब ऑपोजिट नाड़ी को उसने एक्टिवेट किया कि नहीं। डोमिनेटिंग फीमेल की चंद्र नाड़ी है, लेकिन उसने अपनी मस्कुलाइन नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए उसने वो भी काम किया जो मेल करते हैं। इज इट राइट। अब मेल के पास सूर्य नाड़ी है, जो लॉजिकल नाड़ी, माइंड का है, लेफ्ट ब्रेन का है। अब ये बंदा अगर कुकिंग सीख लेता है, पेंटिंग सीख लेता है, तो आपको नहीं लगता उसकी वैल्यू ज्यादा है? समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखो, अगर सिंगर देखोगे, सोनू निगम, शान, ये सब मेल है, राइट।
लेकिन इनकी चंद्र नाड़ी कितनी एक्टिव है कि इनके गाने कितने मतलब डीप लेवल के हैं। अभी जो के सिंह के भी जो ऑफ हो गए, राइट, उसके भी मतलब ही वॉज अ मेल, लेकिन उसकी चंद्र नाड़ी जबरदस्त, तो वो दर्द वाले गाना गाता था, तो पीपल यूज टू क्राई विथ हिज सॉन्ग। इज इट राइट? तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी दोनों नाड़ियों को एक्टिव रखना है। ये मैं आपको समझा रहा हूं करके। क्यों एक्टिव रखना है? बिकॉज आपको दोनों काम सीखने हैं। आपको मेल का भी काम आना चाहिए, आपको फीमेल का भी काम आना चाहिए, राइट। जब हम बोलते हैं ना, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि कोई बच्चे बहुत शांत होते हैं, बातें नहीं करते हैं, इज इट राइट? मतलब वो बच्चे चंद्र नाड़ी वाले हैं, सूर्य नाड़ी उनकी थोड़ी वीक है। तो हमको उनकी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना पड़ेगा, तो थोड़े बोल्ट हो जाएंगे वो, थोड़े वो बात करना सीख लेंगे करके। इज इट राइट? बिकॉज जिसकी नाड़ियां इम्बैलेंस्ड है ना, वो ज्यादा समय तक सक्सेस नहीं रह सकता। शुरुआत उसकी हो जाएगी सक्सेसफुल, लेकिन जब कंपटीशन रिसेशन आएगा ना, तो उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा या उसी को ज्यादा जॉब मिलेगा जिसकी दोनों नाड़ियां बहुत अच्छी से चल रही है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट? उसके अंदर दोनों क्वालिटी चाहिए। अगर उसके अंदर एक क्वालिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको नहीं लगता वो माइनस पॉइंट है उसके लिए? माइनस पॉइंट है। अब यह क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद ये आएगा कि फिर ऑपोजिट नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करें। समझ में कि नहीं? अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है और अगर आपको चंद्र एक्टिव करनी है तो क्या करना चाहिए, या अगर आपकी चंद्र एक्टिव है तो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? दो तरीके हैं इसका। एक तरीका क्या है कि या तो आप अनुलोम विलोम करो, ये कर सकते हो, आपकी दोनों हो जाएगी। या आप अपनी हीलिंग ज्यादा करो। हीलिंग में क्या होता है कि हम अपने सुपर कॉन्शियस नाड़ी को, सूक्ष्म नाड़ी को एक्टिवेट करते। दिस इज अ थर्ड नाड़ी। आप सेंटर पे देखोगे ना, ये सेंटर है ना, ये सेंटर पे, दिस इज सूक्ष्म नाड़ी। सूक्ष्म नाड़ी का मतलब है द नाड़ी ऑफ कॉन्शियसनेस। पहले की दो नाड़ी कौन सी थी? एनर्जी वाली थी। ये नाड़ी कौन सी है? चेतना वाली है, आत्मा की चेतना वाली है, कॉन्शियसनेस वाली है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप अपनी इस नाड़ी को, सेंटर वाली नाड़ी को एक्टिवेट करते हो, उसके बाद आप जो भी इंटेंशन दोगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के टाइम पे, आप किसी भी नाड़ी को एक्टिवेट कभी भी कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। मुझे बचपन से ठंडे एटमोस्फियर या ठंडे पानी से ना बहुत तकलीफ होती थी। मतलब जब मैं नॉर्मल पानी से भी नहाने जाता था तो मुझे छींक बहुत आती थी। ठंडा तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता था, गला बैठ जाता था, टॉन्सिल्स हो जाते थे। तो बचपन से लेके मेडिकल कॉलेज तक मुझे ये ठंडा पानी बिल्कुल सहन नहीं होता था। जब मैं ये स्पिरिचुअल फील्ड में आया और जब मैंने ये सूक्ष्म नाड़ी की एनर्जी को इस्तेमाल किया, मैंने हीलिंग शुरू की। आज ऐसा मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं कि 3 साल पहले मैं केदारनाथ में गया था और वहां पे -2 डिग्री में रात को 11 बजे मैं ठंडे पानी से नहाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। और पिछले 8 साल से मैं ऋषिकेश में जाता हूं, कोई भी एटमोस्फियर होने दो, मैं गंगा में स्नान करता हूँ। चाहे वो 10 डिग्री का टेम्परेचर हो या 3 डिग्री का कोई भी है, मैं गंगा स्नान करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। काफी लोग डरते, अरे नहीं नहीं बहुत ठंडा है, दूसरी बार स्नान करेंगे, सिर्फ ऐसे पानी छिटक के निकल जाते हैं। लास्ट ईयर हम लोग कश्मीर में गए थे। वहां पे हम लोग कश्मीर में जहां पे गए थे, वहां इट वॉज अ जनवरी और -11 डिग्री टेम्परेचर था। और वहां पे हमारे जो रूम के हीटर्स काम नहीं कर रहे थे, इतना पूरा रूम चिल्ड हो गया। उस दिन भी रात को मैं ठंडे पानी से नहाया। आप सोचो, पहले एटमोस्फियर -11, ऊपर से ठंडा रूम और ठंडे पानी से मैंने नहाया, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी हीलिंग करके सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर दिया। कल आप जो मुझे बोल रहे थे ना कि आपके रूम में बहुत गर्मी है, एसी बंद है, आप यहाँ पे आके रहो, मैं क्यों नहीं आया? बिकॉज रात को ही मैंने चंद्र नाड़ी को मैंने एक्टिव कर दिया था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी गर्मी रहने दो, आप कितना भी हीटर लगाओ, मैं अपनी चंद्र नाड़ी को अगर एक्टिवेट करता हूं तो मेरे ऑरा में सब ठंडी है, सब कोल्ड एटमोस्फियर है, तो बाहर का एनवायरमेंट की गर्मी मुझे नहीं लगती है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आप देखोगे ना, ये बड़े बड़े संत साधु, ये लोग क्यों मतलब अबेंडेंस में रहते हैं? इसका रीजन क्या है? वो लोग इस नाड़ी को कंट्रोल करना जानते हैं, और ये चीज हमें उन्होंने कभी नहीं सिखाया। उनके इतने आश्रम, इतनी प्रॉपर्टीज, कितने डोनेशंस, कितनी फंडिंग होती है, और आप सोचो कि इनको इतने पैसे कहां से आते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं और हमको कोई पैसा नहीं देता है, और उनको तो लोग कार डोनेट करते हैं, प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं। क्यों करते? बिकॉज वो लोग सूक्ष्म नाड़ी से जीते हैं।
वो चंद्र सूर्य नाड़ी से नहीं जीते हैं, क्योंकि उनकी दोनों बैलेंस्ड है। और जिनकी बैलेंस्ड है बिकॉज ऑफ सूक्ष्म नाड़ी, दे आर इन अबेंडेंस। उनको कमाना नहीं पड़ता है, उनके पास पैसा आता है, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, स्ट्रगल करने वाले लोग उनके पास आते हैं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट? तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको अमीर नहीं बनना है। अगर आप अमीर बनोगे ना तो गरीब बनोगे कभी भी। इफ यू आर रिच यू विल बिकम अ पुअर, यू शुड बिकम अबेंडेंस, यू शुड बी इन अबेंडेंस। जो इंसान सूक्ष्म नाड़ी से रहता है वो अबेंडेंस में रहता है, उसके पास कभी भी माइनस कभी नहीं होने वाला है, उसके पास कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। हमारे जो पूर्वज थे ना, दादा दादी नाना नानी, ये गांव में जब रहते थे ना, नेटिव प्लेस में, ये लोग अबेंडेंस में थे। इनके पास छोटा घर था, छोटी जमीन खेती थी, उसमें भी वो खुश थे। इज इट राइट? क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और ब्रह्म मुहूर्त में वो काम करते थे, वो सूर्य नाड़ी से अपनी खेती करते थे, वर्क करते थे। इज इट राइट? चंद्र नाड़ी से वो अपनी स्मॉल स्मॉल क्रिएटिविटी करके अपने छोटे छोटे घर मकान बना के वो अच्छे से रहते थे। इज इट राइट? एजुकेशन नहीं था, कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई बड़ा स्टेटस नहीं था, कोई मतलब सुविधाएं नहीं थी, तो भी वो अच्छे से रहते थे कि नहीं? राइट? हम लोग ने अपने बच्चों की ना सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिव कर ली है, उसको अच्छे पढ़ाने एजुकेशन के लिए, और उनकी चंद्र नाड़ी खत्म हो गई हमारे बच्चों की। इसलिए उनमें फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, उनमें लव कंपैशन नहीं है, उनके रिलेशनशिप ज्यादा टाइम नहीं टिकते हैं करके, मतलब रिलेशन बनते और टूट भी जाते, ब्रेकअप भी हो जाता है, शादी भी होती है तो डिवोर्सेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र नाड़ी उनकी खत्म हो गई है करके। तो हमें आजकल के बच्चों की चंद्र नाड़ियों को एक्टिवेट करना होगा। जैसे आप एक्टिवेट करोगे तो उनके अंदर कंपैशन आएगा, लव आएगा, उनके अंदर सिंपथी आएगी, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होगी। बिकॉज उनके जो, उनकी भी गलती नहीं है, उनके जो पेरेंट्स है, मदर फादर, दोनों सूर्य नाड़ी से जीते हैं। मदर भी काम करती है, बाहर जाती है, फादर भी बाहर काम करता है। तो मुझे ये बताओ कि उनको फेमिनाइन एनर्जी मिलेगी कहां से, चंद्र नाड़ी मिलेगी कहां से? पहले ऐसा नहीं था ना। पहले घर की महिला घर संभालती थी, चंद्र नाड़ी से जीती थी। घर का पुरुष था, सूर्य नाड़ी से चलता था, बाहर जाके काम करता था। बच्चों को दोनों नाड़ियां मिलती थी, दोनों एनर्जीज मिलती थी, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी मिलती थी। आजकल के बच्चों को फेमिनाइन एनर्जी मिलती नहीं है। इज इट राइट? हम सर्वेंट रखते हैं, केयर टेकर रखते हैं, एंड दे आर प्रोफेशनल। इज इट राइट? जब मेरे पास भी कोई कोई केस लेके आते हैं ना, और मैं उन्हें कहता है ये केस सॉल्व हो सकता है, आपको हीलिंग सीखनी पड़ेगी, वो कहते हैं नहीं हम सीखेंगे नहीं, आप पैसा ले लो और आप ही हीलिंग करो। मैंने कहा हमारे पास प्रोफेशनल हीलर्स है, आप जो अपनी चंद्र नाड़ी से अपनी हीलिंग करोगे ना, वो हम नहीं कर सकते। जो आप अपने भाव से करोगे अपने फैमिली मेंबर को या खुद को, वो हम नहीं कर पाएंगे। डिफरेंस है कि नहीं? तो मैं उनको हॉनेस्टली बोलता हूं, हम रिजल्ट सिर्फ 30% दे सकते हैं। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, आप खुद हीलिंग सीखो, आप अपनी सूक्ष्म नाड़ी को एक्टिवेट करो, आप दोनों नाड़ियों को बैलेंस करो, आप खुद ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वाई आर यू हायरिंग अस फॉर द हीलिंग? सिंपल है कि नहीं? हम लोग इंडिया में पर मंथ 5,000 रुपीज हीलिंग का लेते हैं, और इंडिया में हम लोग 5,000 वर्कशॉप का लेते हैं। तो हम उन्हें ये कहते हैं भाई 5,000 हमें देने से अच्छा हीलिंग के लिए आप खुद ही सीख लो ना, और आप खुद ही प्रैक्टिस करो। इज इट राइट? सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। थोड़ा लास्टली हम आगे जाते हैं। अब बिफोर वी एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है हर एक को समझने के लिए, बिकॉज ये एक यूनिक चार्ट है जो अगर आप इसको समझ लोगे ना, तो मुझे लगता है बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। हमको सबको पता है वी आर मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूता से, राइट? अब 5 एलिमेंट आप यहां देख सकते हो, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये है। मैंने आपको शुरू में क्या कहा, लोग यहां पे स्पेस ज्यादा देते हैं। मैंने कहा ना आपको, स्पेस देते हैं, स्पेस ऑफ थॉट्स। हर एक को इंडिपेंडेंट रखा है, इंटरफियर नहीं करते। इंडिया में यहीं पे यही नहीं करते, सब पॉलिटिक्स एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे के विचार को काटते हैं, एक दूसरे के सोच को काटते हैं। यहाँ पे सोचने देते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? उसके बाद यहाँ पे अर्थ जो है, आप देखो ये स्पेस कितनी अवेबिलिटी है आपके पास, कितनी अवेबिलिटी है, राइट? तो जितनी आपकी अर्थ में स्पेस ज्यादा होगी ना, उतना आपका ग्रोइंग पोटेंशियलिटी ज्यादा है ना? अब जिसके पास ज्यादा खेती है वो ज्यादा कुछ ग्रो नहीं कर पाएगा। इज इट राइट? अब जहां पे
कंपटीशन है, या जहां जैसे अभी आप न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में डिफरेंस देख रहे हो, आपके वहां पे स्पेस नहीं है न्यूयॉर्क में, राइट, पार्किंग स्पेस नहीं है, मतलब रहने का प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है काम वहां करो जहां पे स्पेस अवेलेबल है। इसलिए लोग पहले के जमाने में क्यों खुश थे, उनके पास खेत बड़े थे, उनके दिल बड़े थे, उनके पास देने की दानत बड़ी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूट चक्र को, अपने मूलाधार चक्र को ज्यादा हील करो और उसके अंदर स्पेस ज्यादा क्रिएट करो। हमारे यहाँ पे स्पेस क्यों कम है रूट चक्र मूलाधार में, क्योंकि यहाँ फियर ज्यादा है। अब समझ में आ रहा है, जिधर डर ज्यादा है ना, यहाँ पे ग्रो कम होगा। यहाँ पे हमारी इनसिक्योरिटी ज्यादा है सैक्रल चक्र पे, यहाँ पे हमारा ईगो ज्यादा है। ये तीन चीज हमारे पास नेगेटिव है यहाँ पे, तभी पैसा हमारे पास नहीं आता है। यहाँ क्या ज्यादा है हमारे, क्या ज्यादा है, फियर। अगर फियर रहेगा ना, आप पैसे नहीं कमा पाओगे, आप रिस्क नहीं लोगे, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे। एम आई राइट? ठीक है। यहां जिसके पास इनसिक्योरिटी है ना, कि भाई ये अभी है तो ठीक है, कल ये नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, ये इनसिक्योरिटी है कि नहीं, राइट। तो यहां पे भी पैसा नहीं आएगा आपके पास। यहां पे जहां कंपटीशन है, जेलसी है, ईगो है, ये तीन चीज है, तो यहां पे आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। यहां लोगों में फियर नहीं है, यहां लोगों में इनसिक्योरिटी नहीं है, सब हस्बैंड वाइफ इंडिपेंडेंट है। यहां लोग किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते, खुद के लिए अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं करके। अब ये तीन चीज देखो, इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। यहां सब लोग अपनी फैमिली में उलझे, मतलब फैमिली से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे इंडिया में सब लोग फैमिली के रिसोर्सेस में अटके हुए हैं। एक घर में कितने लोग रहते हैं आप सोचो। मेरे नाना जी 400 स्क्वायर फीट में 22 लोग रहते थे, बॉम्बे में 22 लोग रहते थे, वन रूम किचन में। तो आप सोचो कि सोर्सेस आपके पास लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है, सोना लिमिटेड है, टॉयलेट बाथरूम लिमिटेड है, और 22 लोग रहते हैं। इज इट राइट? और जहां पे आपके पास स्पेस ज्यादा अवेलेबल है, आप इंडिविजुअली अपना अपना ग्रो कर पाओगे कि नहीं। यहां तो डॉग को भी स्पेस देते हैं, एनिमल्स को स्पेस देते हैं, उसके लिए एक अलग घर बनाते हैं, उसके लिए एक अलग सब कुछ रहता है करके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप अपनी फियर के लिए हीलिंग करो, अपनी इनसिक्योरिटी पे हीलिंग करो, अपनी कंपटीशन एटीट्यूड या आपकी जेलसी या ईगो के ऊपर हीलिंग करो। ये तीन चीज पे अगर आप हीलिंग करोगे ना, आपका मनी ग्रो बहुत फास्ट होएगा, आप बहुत अच्छे से पैसे कमा पाओगे। ये चीज ध्यान में रखना। अब उससे थोड़ा ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे जो हार्ट चक्र है, यहां पे हमें किसी के लिए भी दो चीज नहीं चाहिए। फर्स्ट इज हेट्रेड एंड सेकंड इज रिवेंज। कौन सी दो चीज नहीं चाहिए? हेट्रेड एंड रिवेंज। और यहां पे नहीं है, यहां कोई किसको हेट्रेड नहीं करता है, किसी से कोई रिवेंज नहीं लेता है। इज इट राइट? तो इनके हार्ट चक्र यहां पे ओपन है। तो जिसके भी मतलब हार्ट चक्र बंद रहेगा ना, ही इज नॉट अ गुड रिसीवर ऑफ अ यूनिवर्सल एनर्जी। और जिसके अंदर यूनिवर्सल एनर्जी, यहां से स्पेस से एनर्जी अगर नहीं जाएगी, तो ये आदमी ने नीचे के तीन चक्र को ब्लॉक करके रखा, यहाँ एनर्जी नहीं जा रही क्योंकि ये बंद है। तो आपको नहीं लगता यहाँ प्रॉब्लम होगा? तो हम हीलिंग जब सिखाते हैं, किसी का एट्यूनमेंट करते हैं, शक्तिपात करते हैं, हम उसकी सूक्ष्म नाड़ी को एक्टिवेट करके सारे चक्र को क्लियर करते हैं। हम किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते तो रूट चक्र को ओपन करके हील करते, किसी की प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करते तो सैक्रल चक्र को ओपन करके हील करते, किसी की वूम्ब रिग्रेशन करते हैं तो मणिपुर चक्र को ओपन करके हील करते हैं। जब हम ये तीन चक्र को हीलिंग करते हैं ना, तो ऊपर से एनर्जी नीचे तक जाएगी और मैनिफेस्टेशन ईजी होगा। तो हम ऑरा में यही देखते हैं, जब हम आपका ऑरा फोटोग्राफी करते हैं ना, ये देखते हैं कि कौन से चक्र में आपका प्रॉब्लम है, तो आपको कौन सा रिग्रेशन करना चाहिए। वूम रिग्रेशन करना चाहिए, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए। तो रिग्रेशन में क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी अभी आपकी मूलाधार रूट चक्र की 1.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम आपको 1.6 1.5 में ले जाते हैं, जहां से आपका इश्यू स्टार्ट हुआ था पास्ट लाइफ से। वहां पे हीलिंग करने के बाद वापस हम आपको 1.7 फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं, तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। या हम आपको मनी अबंडेंस के सिंबल सिखाते हैं। तो जो सिंबल्स हम आपको सिखाते हैं, वो सिंबल जब आप अपने चक्र पे डालोगे ना, आपकी ये जो
नेगेटिव स्पिनिंग होती है, नेगेटिव ऑसिलेशंस होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये अब क्लॉकवाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां फियर के वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या इनसिक्योरिटी की वजह से ये चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ईगो की वजह से, जेलसी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हेट्रेड रिवेंज की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब तक ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, ये क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। घड़ी उल्टा चलेगा आपके काम का है? हाँ, उल्टा चलेगा तो काम का है? नहीं काम का। घड़ी आगे जाना चाहिए ना, तो चक्र भी आगे जाने चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हीलिंग क्यों सीखनी चाहिए या रिग्रेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे कुछ कुछ चक्रस डैमेज्ड है, कुछ कुछ चक्रस में हमारे वीकनेसेस है, और कुछ कुछ एलिमेंट्स हमारे नेगेटिव हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। किसी को वाटर फोबिया है, किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को ड्राइविंग का डर लगता है कि नहीं? ड्राइविंग करने से डर लगता है, उसको अर्थ एलिमेंट का प्रॉब्लम है, राइट? किसी को बात करने का डर लगता है। अभी आप में से सब लोग ने बोला ना, मैं कभी यहाँ पे आके मैंने बात नहीं किया, आपका ये थ्रोट चक्र ब्लॉक थे, स्पेस ईथर एलिमेंट ब्लॉक थे। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो फ्लो होगा कि नहीं अच्छे से? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपके जो भी कमियां खामियां है, जो भी आपके वीकनेसेस है ना, प्लीज वर्क ऑन दैट, हील दैट थिंग। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेस चाहिए तो शॉर्ट टाइम के लिए मिल जाएगा आपको। कभी आपको एस्ट्रोलॉजिकल फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कभी आपकी डिग्री काम आएगी, कभी आपके पेरेंट्स की गुडविल काम आ जाएगी। शुरू में तो आप अच्छा कर लोगे, ज्यादा टाइम तक अच्छा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक इनके ऊपर काम नहीं करोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, कौन ज्यादा तक टिकेगा? जिसके ये सारे चीज बैलेंस्ड है। आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? हमें एक घर को चलाने के लिए प्रॉब्लम होता है, ब्रह्म कुमारी के 8,500 सेंटर से, समझ में कि नहीं? आर्ट ऑफ लिविंग के 350 सेंटर से, इतने सेंटर्स, या दादा भगवान के इतने सेंटर्स है, या कितने, मतलब गुरुओं के आश्रम कैसे चलते हैं? क्योंकि इनके सारे चक्र बैलेंस है गुरुओं के। तो वो उस अबेंडेंस में है, वो अपनी सूक्ष्म नाड़ी से सब सेंटर चलाते हैं। हम सूर्य और चंद्र नाड़ी से चलाते हैं, इसलिए टाइम टाइम पे डाउनफॉल हो जाता है, उनका डाउनफॉल कभी नहीं होता है। यू गॉट द डिफरेंस? तो हमें क्या है, इनको हील करते करते हमें आगे जाना है। तो मुझे लगता है वी आर आउट ऑफ द डेंजर जोन। इज इट राइट? और ये चीज हमें बचपन से किसी ने नहीं समझाई कि ये प्रॉब्लम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या है। किसी ने बताया? मुझे बताओ। हम सिर्फ बोलते हैं बस कमाओ, अच्छी पढ़ाई करो, लेकिन ऐसे इम्बैलेंसेस जब होते हैं हमारे नाड़ियों के, चक्रों के, तो हम हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन को, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इंसोमिनिया पे चले जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, एंटी डिप्रेशन, एंटी डिवोर्सेस हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, लेकिन तो भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। मिलता है? मुझे बताओ। तो भी हमारा करेक्शन नहीं होता है, बिकॉज स्पिरिचुअल साइंस किसी ने नहीं समझाया। हमें बताया पैसा अलग है, धर्म अलग है, हमको यही बताया ना। धर्म अलग है जहां मोक्ष में जाना है, पैसा अलग है जहां पे मटेरियल डिजायर पूरी करनी है। लेकिन मैं आप लोग को कहता हूं, दोनों को इंटीग्रेट करके चलो, लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। इज इट क्लियर? दोनों को लेके चलो। धर्म के जो लॉ है ना, वो लॉ ऑफ कर्मा है, उसको लेके चलो कि किसी को फंसाना नहीं, किसी को चीट नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को दर्द नहीं देना। क्योंकि उनकी आह में हमारा ऑरा वीक हो जाता है, हमारी एनर्जी वीक हो जाती है, हमारे चक्रस वीक हो जाते हैं, और फिर हम आगे नहीं बढ़ते। इज इट राइट? किसी को भी आपने हेल्प किया, मतलब आपने अपनी हीलिंग की। जब आप अपनी हीलिंग करते हो तो दूसरे को हेल्प करने के लायक बन जाते हो। इट इज टू एंड फ्रो। इज इट राइट? कच्छ में जब भूकंप हुआ था ना, तो दुनिया भर के लोगों ने डोनेट किया, ट्रक की ट्रक भेज रहे थे, कपड़ा, अनाज, पानी, ब्लैंकेट्स भेज रहे थे, हेल्प कर रहे थे वो लोग, राइट? तो इसी तरह से हम लोग भी, जहां नेचुरल कैलेमिटीज होती है ना, अर्थक्वेक, फ्लड, जो भी एलिमेंट का इश्यू होता है, उस एलिमेंट पे हमें डोनेट करना चाहिए, तो हमारा वो एलिमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना? तो जो एलिमेंट, अभी भूकंप हुआ, आपने डोनेट किया, आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा हो गया। केदारनाथ में बाढ़ आई, फ्लड आया, आपने जाके हेल्प किया, आपका वाटर एलिमेंट अच्छा हो गया। इज इट राइट? तो जहां पे जो चीज नहीं होती और वहां पे अगर आपने वो चीज दे दी जो आपके पास एक्स्ट्रा है, तो वो नेचर क्या करेगा, जो आपको चीज चाहिए ना वो आपको मिलेगी, जो दूसरे को चाहिए अगर आपसे मिल रही है, तो आपको जो चीज चाहिए वो दूसरों से मिलेगी। दिस इज द साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यू हैव टू डिसाइड कि आपको साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी में जाना है या साइकिल ऑफ पॉवर्टी में जाना है।
ये आपको डिसाइड करना है। इट इज साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइकिल ऑफ पॉलिटी। तो जैसे आपकी सूक्ष्म नाड़ी बढ़ेगी, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। जैसे ही आपके अंदर फियर है, आपकी साइकिल ऑफ पॉलिटी में आओगे और आपका डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आज हमने क्या सीखा? हमें स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेना है, हमें नाड़ियों को बैलेंस रखना है, हमें चक्रों को बैलेंस रखना है, हमें एनर्जी बैलेंस रखनी है, हमारा माइंड हमें पॉजिटिव रखना है, हमें लॉ ऑफ मनी समझना है, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, एंड वी शुड लव टू गिव वट एवर यू हैव, देन यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। जो चीज आपके पास एक्स्ट्रा है, अगर आपकी ये स्टोर हाउस है, इस स्टोर हाउस में कोई चीज को आपने 6 महीने 1 साल से ज्यादा यूज नहीं किया, वो चीज आप डोनेट कर लो, तो आपने स्पेस क्रिएट की, तो जो चीज आपको चाहिए उस स्पेस में वो चीज आ जाएगी। रिमूव द क्लटर, ये पहला लॉ है वास्तु का। क्लटर को निकालो। जो कपड़े आपने 6 महीने से नहीं पहने, 1 साल से पुराना स्टाइल है, पुरानी पैटर्न है, किसी को डोनेट करो, तो आपको नए पैटर्न, नए डिजाइन की क्लोथ्स आपके पास आ जाएंगे। इज इट राइट? डोंट stuck yourself and don't stuck the stuff and don't stuck the money also. Let money flow, let the object flow, let the energy flow. Is it right? So I hope the things are clear. कुछ doubt, कोई question है before I end? Yes? हाँ, मैंने कहा ना से चक्र खोलने के 2 तरीके ही हैं। या तो आप चक्र मेडिटेशन करो, अगर आप YouTube पे देखोगे ना, तो हर एक चक्र के बीज मंत्र है। रूट चक्र का लम, सैक्रल चक्र का वम, मणिपुर चक्र का रम, ऐसे बीज मंत्र हैं। वो अगर 3-3 मिनट आप चैंट करोगे ना, आपके चक्र खुल जाएंगे। जो पहले के ऋषि मुनि करते थे, जंगलों में जाके वो चक्र ध्यान ही करते थे। मैं भी पिछले 22 साल से वही चक्र मेडिटेशन कर रहा हूँ। राइट? हाँ हाँ, अभी मैं उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर आपको क्विकली चक्र ओपन करने हैं तो किसी से आप शक्तिपात ले लो। जैसे प्राणी की लिंग में शक्तिपात होती है, रेकी में शक्तिपात होती है, करुणा रेकी में शक्तिपात होती है। कोई अगर हमारा मास्टर होता है ना, जो हमारे सर पे हाथ रखे, शक्तिपात, जैसे प्राण प्रतिष्ठा आपने सुना है? प्राण प्रतिष्ठा सुना है ना, कि मूर्तियों की करते हैं, गणेश की, महावीर की, ऐसे। तो वो शक्तिपात है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब शक्तिपात है। तो एक जो मास्टर होता है ना, वो हमारे सर पे हाथ रख के शक्तिपात करके हमारे चक्र को ओपन कर सकता है, जो हम लोग करते हैं। ऐसा है। अदरवाइज आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप रोज मंत्र चैंटिंग करोगे, आपको करीबन 2-3 साल लगेंगे अपने चक्र को ओपन करने के लिए। और अगर कोई शक्तिपात करता है तो वो आपका 2-3 मिनट में खुल जाएगा, तो इतना टाइम आपका बच जाएगा। Is it right? So what we pay to the healer for Shaktipat, that is to save these 3 years. 3 साल बचाना है तो हमें वो पे करना पड़ेगा। ये पहला पॉसिबिलिटी है। अब नाड़ियों के लिए भी सेम है कि अगर या तो आप अनुलोम विलोम करो, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, जैसे मैंने लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से अंदर लिया, पकड़ के रखा, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, पकड़ के रखा, मतलब 2-3 सेकंड मैंने पकड़ के रखा और फिर मैंने छोड़ा। इसकी अगर आप 21 साइकिल्स करोगे डेली, तो आपकी दोनों नाड़ियां बैलेंस्ड हो जाएगी। इज इट राइट? दैट इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। यस? नहीं, देखो, आपकी सबकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव है, सबकी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि कुछ लोगों की सूक्ष्म नाड़ी यहाँ अटकी हुई है, तो दे आर यंग सोल्स। कुछ लोगों की सूक्ष्म नाड़ी यहाँ पे, दे आर मैच्योर सोल। कुछ लोगों की सूक्ष्म नाड़ी यहाँ पे, दे आर ओल्ड सोल। कुछ लोगों की यहाँ है, दे आर ट्रांसिडेंटल। और कुछ लोगों की सूक्ष्म नाड़ी यहाँ पे है, तो दे आर इनफाइनेट सोल। तो आपको खुद को पता चलता है, अगर आप खुद के लिए सेंसिटिव हो कि मुझे ज्यादा एनर्जी कहाँ फील होती है, यहाँ फील हो रही है कि यहाँ फील हो रही है। इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू आर, आपकी सूक्ष्म नाड़ी यहाँ पे। आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, आप सिर्फ प्रोफेशनल हो, तो आपकी सूक्ष्म नाड़ी यहाँ पे अटकी हुई है। जैसे एक्टर्स होते हैं, या स्पोर्ट्समैन होते हैं, लीडर्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल के लोग होते हैं, उनकी सबकी सूक्ष्म नाड़ी यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो मैंने आपको बताया कि आपकी इस कंट्री में नीचे के 2 चक्र के सूक्ष्म नाड़ी वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उनकी बिलीफ सिस्टम बहुत सिकड़ी हुई है, उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, तो उनको इसलिए यहाँ पे नहीं रखा गया है करके। इज इट राइट? अनफॉर्चुनेट पार्ट यहाँ क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है, मुझे बताओ। नहीं, वो तो सब जगह है। यूएस की स्पेशली बात कर रहा हूं। यहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस बड़ा है तो वो हथियारों का है, सबसे बड़ा है यहाँ पे।
और वो देखो नीचे के 2 चक्र के लिए ये लोग काम करते हैं, और इसके लिए ये माइनस पॉइंट में है। जिस दिन ये लोगों ने ये काम बंद कर दिया ना, ये कंट्री सबसे बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन सकती है, क्योंकि यही लोग मतलब दुश्मनी क्रिएट करते हैं, यही सप्लाई करते हैं, यही अपना बिजनेस चला रहे हैं, इनका काम ये है ना। और इसलिए वर्ल्ड ट्रेड का उड़ने का कारण भी यही है, बिकॉज जो आप सप्लाई करोगे वो चीजें वापस आपके पास आएगी। तो इधर सूक्ष्म नाड़ी नीचे अटकी हुई है इनकी, कि नीचे के लोगों को कंट्रोल कैसे करना। जैसे ब्रिटिश वालों ने कितने 150 साल हमको गुलाम बना के रखा, दुबई वालों को गुलाम बना के रखा। मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यंग सोल है, ये लोग इन्फेंट बेबी सोल को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, एंड दैट यू शुड नेवर डू। Yeah, One more yeah, question, sorry. yeah. Yes. Which chakra is closed and which one is like active, and how to get that point? Like, Yeah, see, if you are doing the chakra meditation regularly, you will come to know that which of the chakras I am feeling very heavy. See, you should feel your chakra. but like for example, I'm a new person, right? I don't even have a clue what it is. Yeah. But like if I'll say like I don't know which chakra I have to work more. Yeah. No, either you can get aura photography done from us. We just take your photograph and we'll show you on the screen. That is the quickest way. Otherwise, you will take approximately 45 days by doing the chakra meditation. Then you will come to know that which chakra is your weak. Then, because you have to be sensitive to your own chakra. You got my point? So daily, suppose if you are just meditating on root chakra for 3 minutes, sacral chakra 3 minutes, Manipur chakra 3 minutes, heart chakra, then slowly you will come to know, oh, I feel something stuck at my Manipur chakra. Then means in 45, it will take 45 days for you to understand. The quickest way is we just take a photograph, we show you the aura that this is where you have to work, and you start working on it, and it's okay. And what age you can start that? Like, is there any particular age? No, any age, any age. See, until 7 years of the age, we don't tell any kids to go for, because they are divine child. Their chakras are open and they are aligned to the universal cosmic energy. But after 7 years of the age, might be here now, because of the logical side, after 5 years they block their chakra, because of higher education or more logical sides, the chakras get blocked in 4 years and 5 years of the age. Otherwise, according to our research, till 7 years they are okay. They have good ample of energy. Their chakras are balanced, their nadis are balanced that way, right? But more we send them to schools and then they are engaged in school education, then their Surya Nadi get activated and their chakras get blocked, their nadis get blocked. Right? Yeah. So I hope the concept is clear. Enjoyed? Thank you very much. Thank you. Just stop it. I will save it. 1 minute.